जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BPAG 173 ई शासन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शासन की महत्वपूर्ण प्रश्न की पहली क्लास लेकर आए हैं। इसके बाद आगे धीरे धीरे चलकर आपकी और भी क्लासेस आएंगी जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में भी हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे विद आंसर के साथ। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जहां पर आपको बुक के सभी पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएंगे जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड करने के सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है BPAG 173। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा ई गवर्नेंस ई शासन। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, तो जिसमें भी आपको डाउनलोड करना हो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर आगे प्रश्न की ओर। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। यानी कि जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है उसके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब कि ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज के डिजिटल युग की रीढ़ बन गई है। इसके माध्यम से हम जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से और सटीकता से भेज सकते हैं। ICT का उपयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि, प्रशासन, मनोरंजन आदि में। यानी कि जो ICT टेक्नोलॉजी है इस समय, इसके माध्यम से हम लोग जो एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर सूचना बहुत तेजी से और सटीकता से भेज सकते हैं। अगर हम लोग पुराने जमाने की बात करें, अगर लेटर लिखते थे इसके बाद हम लोग पोस्ट करते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि लेटर डैमेज हो जाता था, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन जब से ICT आया है यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, तब से हम लोग जो है एक चीज को एक स्थान से जो है जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिनटों या सेकंडों में भेज सकते हैं। तो ICT का उपयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। शिक्षा में हो रहा है, स्वास्थ्य में हो रहा है, व्यापार में हो रहा है, कृषि में हो रहा है, प्रशासन, मनोरंजन, शासन, सभी में जो है ये जो ICT का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे शिक्षा क्षेत्र में ICT का उपयोग। तो ICT ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। अब पढ़ाई सिर्फ किताबों और कक्षा तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन क्लास, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे बायजूस, खान अकेडमी, NPTEL, स्मार्ट क्लासरूम, वीडियो लेक्चर और डिजिटल लाइब्रेरी जैसे माध्यमों से विद्यार्थी कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि पहले फिजिकली हमको जाना पड़ता था, डिजिटल नहीं था, अब सब कुछ डिजिटल हो गया। आप घर पर बैठकर जो है अपनी पूरी कंप्लीट जो है पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षकों को बेहतर प्रस्तुति और सामग्री सिखाने का माध्यम मिलता है। छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं, यानी कि उनको अगर 20 स्पीड में देखना है तो 20 स्पीड में देख सकते हैं, जल्दी पढ़ना है तो जल्दी पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ना है तो आराम से पढ़ सकते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में भी शिक्षा पहुंचना आसान हुआ है। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो शहर में नहीं आ सकता है तो वो घर से ही पढ़ सकता है। इसके बाद है स्वास्थ्य क्षेत्र में ICT का प्रयोग। तो ICT ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावशाली बना दिया है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरस्थ स्थानों के मरीज डॉक्टरों से वीडियो कॉल से परामर्श ले सकते हैं। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से मरीजों का सारा डाटा जो है एक क्लिक में मिल जाता है। स्वचालित उपकरण और सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करना आसान हो जाता है। यानी कि वीडियो कॉल माध्यम से अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है और उसे दूसरे डॉक्टर से बात करनी ऑपरेशन के वक्त, तो क्या कर सकते, वीडियो कॉल के थ्रू उससे कांटेक्ट कर सकता है। और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड का जो डाटा है वो तुरंत एक क्लिक में मिल जाता है। स्वचालित उपकरण और सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करना आसान हो गया है। इसके बाद है हेल्थ ऐप जैसे आरोग्य सेतु, प्रैक्टो के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं मोबाइल से ही मिल जाती हैं। इसके बाद है व्यापार और वाणिज्य में ICT का उपयोग। तो ICT के आने से व्यापार करने का तरीका ही बदल गया है। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि ने ऑनलाइन खरीदारी को आम बना दिया है।
बैंकों में डिजिटल ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग, यूपीआई और मोबाइल वॉलेट ने लेन देन को सरल और तेज कर दिया है। बिजनेस डेटा का विश्लेषण, ग्राहकों से जुड़ाव, ऑनलाइन मार्केटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग सभी आईसीटी आधारित सेवाएं हैं। यानी कि बैंकों से पहले लोग जाते थे, बैंक में लाइन लगाते थे रुपए निकालने के लिए, अब आप तुरंत जो है एटीएम का यूज करके निकाल सकते हैं, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से लेन देन कर सकते हैं। तो ये जो है लेन देन बहुत आसान हो गया आईसीटी के आने से। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट ने जो है ऑनलाइन खरीदारी को बिल्कुल आम बना दिया है। बस मोबाइल का ऐप खोला, चीज सिलेक्ट की, पेमेंट किया और 5 मिनट के अंदर आपके जो है फ्लिपकार्ट से या फ्लिपकार्ट मिनट के द्वारा आपके यहाँ जो है चीजें आ जाती हैं। इसके बाद है प्रशासन और ई गवर्नेंस में आईसीटी का उपयोग। यानी प्रशासन और ई गवर्नेंस में आईसीटी का प्रयोग क्या होता है? तो सरकारें आईसीटी का उपयोग करके पारदर्शिता, दक्षता और लोगों तक पहुंच बना रही हैं। ऑनलाइन पोर्टल जैसे डिजी लॉकर, उमंग ऐप, आरटीपीएस सेवा के माध्यम से प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन, टैक्स भुगतान आदि संभव हो गया है। नागरिक सेवाएं एक क्लिक में मिल रही हैं, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत होती है। प्रशासनिक डेटा का रखरखाव, अपराध की निगरानी और आपदा प्रबंधन में आईसीटी की अहम भूमिका होती है। यानी कि सरकार की जो खुफिया जानकारी होती है वो सब जो है एक जगह एकत्रित कर ली जाती। पहले क्या होता था, आपको कॉपी में लिखना पड़ता था, अब सीधे क्या करें, जानकारी नेट पे डाल देंगे, इसके बाद जब आपको निकालना हो तुरंत निकाल सकते हैं सर्च करके। लेकिन पहले अगर कॉपी में लिखते थे तो क्या होता था, दस्तावेज में लिखते थे, दस्तावेज कहीं खो जाता था या चूहे काट देते वगैरह, तो ये चीजें सामना करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, तुरंत आपने डेटा डाला, मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया था पहले, अगर हमको पता करना है उसका पुलिस रिकॉर्ड, सीधे पुलिस रिकॉर्ड पे डालेंगे डेटा, तुरंत निकाल के दे देगा कि इसने पहले क्या अपराध किए थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आसान हो गई हैं। इसके बाद है कृषि में आईसीटी का उपयोग। तो आईसीटी ने किसानों को नई तकनीकी और जानकारी से जोड़ा है। कृषि संबंधी ऐप जैसे किसान सुविधा ऐप, आई खेती, मौसमों की जानकारी, बाजार भाव, बीज और खाद की जानकारी देते हैं। किसान वैज्ञानिकों से मोबाइल पर सलाह ले सकते हैं। सरकार की सब्सिडी योजनाएं और ऑनलाइन मंडी सुविधा से किसानों को लाभ मिल रहा है। यानी कि अगर किसी, मान लीजिए किसी वैज्ञानिक से उसको बात करनी है खेत के बारे रिलेटेड, या कोई फसल खराब हो, डायरेक्ट मोबाइल से जो है सलाह ले सकता है। ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर सरकार की सब्सिडी योजनाएं और ऑनलाइन मंडी सुविधा से किसानों को लाभ मिल रहा है। इसके बाद है मनोरंजन और मीडिया में आईसीटी का योगदान। तो अब मनोरंजन में भी आईसीटी के जरिए कहीं भी कभी भी उपलब्ध है। ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब ने टीवी और सिनेमा का विकल्प दे दिया है। यानी कि मनोरंजन भी आप लोग जो है आईसीटी के द्वारा कर सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके बाद ऑनलाइन गेमिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग और लाइव इवेंट्स सभी आईसीटी के अनुप्रयोग हैं। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने समाज के लगभग हर क्षेत्र को डिजिटल बना दिया है। इसके अनुप्रयोगों ने लोगों की जीवन शैली को सरल, तेज और प्रभावी बनाया है। आने वाले समय में आईसीटी और भी अधिक उन्नत रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा। इसलिए हमें इसके सकारात्मक उपयोग को अपनाकर विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद चलते हैं ई शासन के विभिन्न मॉडल की चर्चा कीजिए। यानी कि ई गवर्नेंस के विभिन्न मॉडल कौन कौन से हैं। तो ई गवर्नेंस का मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से सरकार की सेवाओं और कार्यों को नागरिकों, व्यापारिक संगठनों और सरकारी कर्मचारियों तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाना। यानी ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, जो सूचना जो प्रौद्योगिकी माध्यम से क्या करना है, सरकार की सेवाओं और कार्यों को नागरिकों तक या व्यापारिक संगठनों या फिर सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाजों में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सहभागिता को बढ़ाना है। ई शासन को लागू करने के लिए विभिन्न मॉडल बनाए गए हैं। ये मॉडल इस बात पर निर्भर करते हैं कि सेवाएं किसके लिए है और किस प्रकार दी जा रही हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक तक। तो इस मॉडल में सरकार नागरिकों को सीधे सेवाएं देती है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाएं तेज, सस्ती और पारदर्शी तरीके से देना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट से जो सिटीजन यानी कि नागरिकों को डायरेक्ट सेवाएं दी जाती हैं। इसका क्या होता है, इससे जो है डायरेक्ट जो है तेजी से, सस्ती और पारदर्शी तरीके से जो है सुविधाएं मिल जाती हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना, पासपोर्ट आवेदन, बिजली पानी के बिल भुगतान, आरटीआई आवेदन, ये सारी चीजें क्या हो G2C हैं। क्या है G2C मतलब कि गवर्नमेंट से डायरेक्ट सिटीजन के पास। समय की बचत होती है, भ्रष्टाचार में कमी होती है और सेवाओं की पारदर्शिता होती है।
इसके बाद है G2B यानी गवर्नमेंट से लेकर बिजनेस तक, सरकार से व्यवसाय तक। तो इस मॉडल के तहत सरकार व्यापारिक संगठनों या कंपनियों को सेवाएं प्रदान करती है। इससे व्यापार करना आसान होता है और सरकारी नीतियों की जानकारी सीधे मिलती है, जैसे GST रजिस्ट्रेशन, टेंडर आवेदन की प्रक्रिया, व्यावसायिक लाइसेंस, कर भुगतान। इसके लाभ क्या है? व्यापार में सुगमता होती है, भ्रष्टाचार में कमी, प्रक्रिया की गति में सुधार होता है। इसके बाद है तीसरा यहाँ पर G2C गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब सरकार से सरकार तक। यह मॉडल सरकारी विभागों, मंत्रालयों या विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच जो है सूचना और सेवाओं के आदान प्रदान पर आधारित होती है। यानी कि जो सरकार के अंदर विभिन्न विभाग होते हैं उन पे जानकारी का आदान प्रदान करना कहलाता है G2G। उदाहरण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच आंकड़ों का आदान प्रदान, डिजिटली रिकॉर्ड साझा करना, पुलिस और न्यायपालिका के बीच सूचना का लेन देन होना। लाभ देखेंगे तो इसमें समन्वय में वृद्धि होती है, निर्णय लेने में तेजी और दोहराव वाले कार्यों में कमी होती है। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको न्यायालय में लिया जाएगा और पुलिस में भी लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पुलिस में भी डेटा तैयार करेंगे, इसके बाद न्यायालय में डेटा तैयार करेंगे, तो यहाँ पर दोहराव हो जाएगा। तो एक जगह डेटा तैयार कर लेंगे, इसके बाद दोनों लोग साझा कर लेंगे, सिंपल है। इससे फायदा क्या होता है? समन्वय में वृद्धि होती है, निर्णय लेने में तेजी रहती है और दोहराव वाले कार्यों में कमी होती है। इसके बाद है G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी तक। इस मॉडल के माध्यम से सरकार अपने कर्मचारियों को सेवाएं प्रदान करती है। इसका उद्देश्य है कर्मचारियों की सुविधा और काम में पारदर्शिता को बढ़ाना है। पेरोल प्रबंधन, ऑनलाइन अवकाश आवेदन, कर्मचारी सेवा रिकॉर्ड, पेंशन से संबंधित जानकारी, ये सब ऑनलाइन अब हो गया है, ठीक है। लाभ क्या है? तो सरकारी जो कार्यों में पारदर्शिता रहती है, कर्मचारियों की संतुष्टि, प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार और अन्य महत्वपूर्ण पहलू MOOC और डिजिटल शिक्षा। यानी कि G2C मॉडल के तहत नागरिकों को ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं और NPTEL से लाभ होता है। इसके बाद है डिजिटल इंडिया। तो यह व्यापक अभियान जो सभी मॉडलों को साथ जोड़कर नागरिकों को तकनीकों से जोड़ने का प्रयास करता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो ई शासन के विभिन्न मॉडल जो हैं सरकार और नागरिकों, व्यापार, सरकारी विभागों और कर्मचारियों के बीच संपर्क को बेहतर बनाते हैं। इससे पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में वृद्धि होती है। आने वाले समय में ये मॉडल भारत को एक स्मार्ट और डिजिटल राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसलिए ई शासन न केवल तकनीकी विकास की पहचान है, बल्कि एक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन प्रणाली की नींव भी है। यानी कि जब से जो है ई गवर्नेंस आया है उससे बहुत आसानी हो गई है। यानी कि हम लोग सूचनाओं को जो है सरकार से एम्प्लॉय तक, गवर्नमेंट से एम्प्लॉय तक, गवर्नमेंट सिटीजन तक, गवर्नमेंट से बिजनेस तक, तो सूचनाएं जो है बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। किसी को अगर बिजनेस करना है तुरंत वो जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, MSME सर्टिफिकेट बनवा सकता है, तुरंत सब कुछ काम ऑनलाइन सरकार ने कर दिए हैं। जिससे क्या होता है? पारदर्शिता बढ़ती है और जो समय की बचत भी होती है। इसके बाद है तीसरा यहाँ पर प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? नागरिक सेवाओं के वितरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। टिप्पणी कीजिए। आज के डिजिटल युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। खासकर जब बात नागरिक सेवाओं की होती है तो ICT की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले जहां नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज वही सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे समय की बचत होती है, पैसे और मेहनत और तीनों की बचत होती है। पैसे की भी बचत होती है, यानी आप जाएंगे, किराया खर्च करेंगे, मेहनत भी आपकी लगेगी और आपका समय भी बर्बाद होगा। तो ये तीनों चीज़ों की जो है ICT ने बचत कर दी है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने। सबसे पहले देखते हैं ICT क्या है। ऊपर बता ही दिया था आपको ICT क्या है। इसके माध्यम से हम लोग सूचनाओं को इकट्ठा करने, संसाधित करने, संचरित करने और संग्रहित करने का कार्य किया जाता है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल, वेबसाइट, ऐप आदि शामिल है। यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसके माध्यम से हम लोग सूचना को इकट्ठा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? ICT के अंदर आती हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं ICT की नागरिक सेवाओं में क्या भूमिका है। तो यहाँ पर सबसे पहले भूमिका तो यही है, सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच हो गई है। ICT की मदद से नागरिक जो है, सरकार जो है नागरिकों तक सेवाएं सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचा सकती है। अब लोगों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID जैसी सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। जैसे अब PM जो किसान
सम्मान निधि की जो किस्त आती है, सरकार क्या करती है, डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू देती है। अगर आईसीटी ना होता तो क्या होता, सबसे पहले क्या होता, सबसे पहले सरकार जो है राज्य के पास भेजती, फिर राज्य से जाता जिला स्तर के पास, फिर जिला स्तर से जाता ब्लॉक स्तर के पास, और यहाँ तक ये आते हैं तो जो पैसा खत्म हो जाता। इसके बाद प्रधान के पास आता, तो प्रधान भी उसमें 100 रुपये लेता, तो वहां पर कुछ जो है कुल मिला के 1000 रुपये ही किसान को मिल पाते 4 महीने में। अब वहीं जो है सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू डायरेक्ट जो सरकार है किसान के खाते में पैसा डाल देती है। इसके बाद है पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी। जब सेवाएं ऑनलाइन होती हैं तो बिचौलियों की भूमिका कम होती है, इसमें भ्रष्टाचार की कमी आती है और सेवा वितरण जो है पारदर्शी होता है। समय और लागत की बचत, पहले नागरिकों को एक प्रमाण पत्र या लाइसेंस लेने में कई दिन लग जाते थे, अब ये काम मिनटों में ऑनलाइन हो जाता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों को जोड़ना, तो आईसीटी की मदद से सरकार उन क्षेत्रों में भी सेवाएं पहुंचा रही है जहां पहले पहुंचना मुश्किल था। सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव में भी डिजिटल सेवाएं मिल रही हैं। इसके बाद है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल जैसे स्वयं, दीक्षा और टेलीमेडिसिन सेवाओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य को आम लोगों तक पहुंचाया है। इसके बाद इस संपर्क और सहभागिता में सुधार, तो आईसीटी नागरिकों को सरकार से सीधा जुड़ने का मौका दिया है। सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाइल ऐप्स के जरिए लोग अपनी समस्याएं सीधे सरकारी विभाग तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कहीं गड़बड़ी लगती है तो आप अगर योगी आदित्यनाथ जी के जो है ट्विटर अकाउंट पे टैग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज जो है इतनी आईसीटी ने इतना आसान कर दिया है कि अगर हमारी कोई समस्याएं हैं तो हम सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद है आपातकालीन सेवाओं में मदद, तो आपदा या महामारी जैसे समय में आईसीटी ने सूचना को तेजी से प्रसारित करने और पहुंचाने में मदद की है, अहम भूमिका निभाई है। कोविड-19 के समय आरोग्य सेतु ऐप और वैक्सीन पंजीकरण जैसे कार्य इसी तकनीकी के जरिए जो है संभव हो चुके थे। इसके बाद है उदाहरण देख लेते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। इसका उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल तरीके से जोड़ना ताकि सरकारी जो सेवाएं सभी तक पहुंच सके। यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि नागरिकों को डिजिटल तकनीक से जोड़ना और सरकारी सेवाएं जो है सभी तक पहुंचाना। इसके बाद उमंग ऐप, तो एक ऐसा मोबाइल ऐप है जिसमें कई सरकारी सेवाएं एक जगह पर मिलती है। इसके बाद आधार, नागरिकों की डिजिटल पहचान के रूप में आधार आईसीटी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके बाद इसके सामने चुनौतियां भी हैं। डिजिटल साक्षरता की लोगों में कमी है, इंटरनेट की सीमित पहुंच है, यानी कि बहुत जगह ऐसी है जहां पर इंटरनेट नहीं उपलब्ध है। वैसे खासकर इंडिया में सभी जगह, लगभग सभी जगह इंटरनेट अब उपलब्ध हो गया है। साइबर सुरक्षा का खतरा रहता है। बुजुर्गों और ग्रामीण जनता को तकनीकी अपनाने में कठिनाई होती है। जो पुराने जमाने के जो 90s के लोग हैं वो लोग जो है फोन का कम उपयोग कर पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष हम लोग दे देंगे। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नागरिक सेवाओं को सुलभ, पारदर्शी और तेज बना दिया है। अब लोग घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन अगर इन्हें दूर किया जाए तो आईसीटी नागरिक सेवाओं के वितरण में एक क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती है। इससे भारत डिजिटल समाज की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।